नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव से एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश जारी हुआ है। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश आया है। नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया गया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटीशन मंजूर की है और कहा है कि समय पर ही निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की आज सुनवाई हुई है और आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुनाया है और कहा है, हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द किया है। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तत्काल चुनाव कराने के निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटीशन मंजूर की है। समय पर ही चुनाव के निर्देश दिए हैं। नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया है हाईकोर्ट ने। लखनऊ बेंच का आदेश आया है। निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। 24 दिसंबर को दोनों पक्षों की तरफ से जो वकील थे उन्होंने अपनी दलीलें पेश की थी। उसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, आदेश सुना दिया है। नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता की पिटीशन मंजूर की गई है। तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश आ गया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटीशन मंजूर की है। समय पर ही अब निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ प्रियम पाठक फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रियम, निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है और याचिकाकर्ता की पिटीशन मंजूर कर ली गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लंबे दिनों सुनवाई चली और उसके बाद 24 तारीख ना फैसला तय कर लिया था, लेकिन उसको सुनाया नहीं था, उसको आरक्षित कर दिया था। आज कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें सरकार की तरफ से जो ओबीसी का आरक्षण जारी किया गया था उसको रद्द कर दिया है। यानी कि अब सभी जो सीटें हैं जो ओबीसी आरक्षण की थी वो अब जो है सामान्य सीटें हो गई हैं। तो ये एक बड़ा फैसला है। इसके साथ ही जो स्टे लगा हुआ था उसको भी अधिसूचना जारी करने पर उसको भी हटा लिया है और साफ तौर पर निर्देशित किया है सरकार को कि अपने तय समय पर सरकार जो है वो चुनाव कराए और जल्द से जल्द जो है वो निकाय चुनाव संपन्न हो। तो यानी कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो निकाय चुनाव हैं वो अब तय समय पर ही संपन्न होंगे और उसमें जो ओबीसी को आरक्षित सीटें जो की गई थी उसको हटाकर अब वो सीटें भी सामान्य की श्रेणी में ही आ गई हैं और अब सामान्य श्रेणी के साथ में जो है इन सीटों पर जो है प्रत्याशियों के जो नाम है वो अब जो है वो जारी किए जाएंगे और उसी के साथ में अब जो है निकाय चुनाव संपन्न होगा। बिल्कुल प्रियम, हाईकोर्ट के आदेश से साफ है कि अब समय पर ही यूपी में निकाय चुनाव संपन्न होंगे। याचिकाकर्ता की जो पिटीशन है वो दायर की गई है और नगर विकास विभाग की नोटिफिकेशन को यहाँ पर रद्द किया है हाईकोर्ट ने। अब अधिसूचना जारी हो सकती है। तो क्या लग रहा है, कब अधिसूचना जारी होगी और कब तक यूपी में निकाय चुनाव संपन्न हो सकते हैं? देखिए, अधिसूचना जारी करने का जो फैसला है वो चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो माना जा रहा है कि अब स्टे हटने के बाद अब जल्द ही जो है उस पे अब चुनाव आयोग जो है वो अधिसूचना अपनी जारी करेगा और चुनाव का जो पूरा कार्यक्रम है उसको जारी करेगा। उसके बाद प्रदेश के अंदर चुनाव होंगे। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अब 1-2 दिन के अंदर जो है चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना जो है वो जारी की जा सकती है और पूरा चुनाव का जो कार्यक्रम है वो जारी किया जाएगा। तो 1 से 1.5 महीने के अंदर में माना जा सकता है कि चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव जो है वो संपन्न होंगे। और पिछले दिनों जिस तरीके से कोर्ट के अंदर कानूनी दावपेच की फीस में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण का जो मामला था वो फंसा रहा, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है। लेकिन अब जब कोर्ट ने अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी है तो उसके बाद अब चुनाव आयोग जो है वो माना जा रहा है कि जल्दी सूचना जारी करके चुनाव का पूरा कार्यक्रम जो है वो जारी करेगा। आज कोर्ट ने अपना 70 पेज का जो जजमेंट है वो सुनाया है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ओबीसी के आरक्षण को रद्द किया जाए। सरकार को अगर ओबीसी का आरक्षण जारी करना है तो उसमें वो ट्रिपल टेस्ट का जो पूरा मानक है उसको पुनः जो है रिपीट करते हुए उसमें फिर से जो है आरक्षण की सूची जो है वो आगे से जारी करेगी। लेकिन फिलहाल अभी जो आरक्षण की जो सूची जारी करी गई थी उसको जरूर कोर्ट ने जो है आज रद्द करते हुए सरकार को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द चुनाव जो है वो कराए जाएं।
बिल्कुल प्रियम, अब तय समय पर चुनाव होंगे और अभी कोरोना की स्थिति जो है हालांकि कंट्रोल में है, लेकिन देश भर विदेशों में कोरोना का नया वेरिएंट हाहाकार मचा रहा है। तो इसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि अभी चुनाव होंगे कुछ ही समय बाद, तो क्या कुछ तैयारी है? कोरोना के बीच में चुनाव संपन्न कराना कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा योगी सरकार के लिए? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा चुनौती जरूर जो है इस समय कह सकते हैं वो होगी इस वक्त में चुनाव कराना, जब एक बार फिर जो है कोरोना की दस्तक जो है वो मिल रही है। और ऐसे में जो पड़ोसी देश हैं वहां पर भी अगर आप देखें तो तेजी के साथ में कोरोना के जो मामले हैं वो सामने आए हैं, और जो नया वेरिएंट है वो भी माना जा रहा है कि काफी तेजी के साथ में स्प्रेड हो रहा है। तो ऐसे वक्त में चुनाव कराना एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अगर आप देखें तो इससे पहले भी जो दूसरी और तीसरी लहर आई थी उस बीच भी चुनाव पड़े थे। जो दूसरी लहर आई थी उस समय लोकल बॉडी के जो चुनाव थे वो हुए थे। तीसरी लहर के समय में विधानसभा का यूपी का चुनाव हुआ, तो काफी बड़ा वो भी चुनाव होता है, लेकिन सकुशल तरीके से उसको संपन्न कराया गया। हालांकि जरूर कई ऐसे केसेस आए कि जहां पर लोग जो हैं वो चुनाव के दौरान जो है इन्फेक्टेड हुए थे, लेकिन उसके बाद चुनाव जो है वो संपन्न हुआ। तो अब देखना होगा जब चुनाव आयोग इस पूरे कार्यक्रम को जारी करेगा तो चुनाव आयोग इसमें किस तरीके से तैयारी करता है और कोविड को लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं करता है। क्योंकि अगर आप देखें विधानसभा 2022 का चुनाव जब हुआ था तो उसमें चुनाव आयोग ने फिजिकल कैंपेनिंग पे रोक लगाई थी। वर्चुअली रूप से पॉलिटिकल पार्टियां जो थी वो प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई थी। चूंकि कोविड के संक्रमण का मामला था तो वहां पे रैलियां, जुलूस, इस तरीके से जो पूरे कार्यक्रम होते थे उन पर रोक लगाई थी। अब देखना होगा निकाय चुनाव के समय में भी जब एक बार फिर कोरोना की दस्तक है और प्रदेश सरकार और देश सरकार, भारत सरकार जो है वो पूरी तरह से तैयारी कर रही है कि कोरोना को लेकर पहले से तैयारियां की जाएं। तो अब जब चुनाव आयोग अपना कार्यक्रम जारी करेगा तो देखना होगा चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ विशेष तौर पर तैयारियां, क्या कुछ विशेष सावधानियां बरतते हुए पूरा चुनाव का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। प्रियम, एक चीज और, हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में जो आरक्षण दिया गया था वो रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने अब ओबीसी के लिए जो आरक्षित सीटें थी वो अब निकाय में वो अब जनरल मानी जाएंगी। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सरकार ने जो अभी आरक्षण की सूची जारी करी थी नगर निकाय के अंदर सीटों को लेकर, उस पर भी इस बात के अंदर पिटीशन दायर थे कि उसमें पूरे मानकों का पालन नहीं किया गया है। तो कोर्ट ने उसको मानते हुए जो आरक्षण की जो सूची जारी करी गई थी ओबीसी आरक्षण की, उनको पूरी तरह से रद्द कर दिया है। यानी कि अब वो सीटें जो आरक्षित थी ओबीसी की, उन्हें अब सामान्य में जो है वो काउंट किया जाएगा। वो सीटें जो है वो सामान्य हो गई हैं और उस पर जो प्रत्याशी घोषित होंगे, जो सीट है वो अब सामान्य सीट हो गई है। तो ऐसे में एक ये बड़ा परिवर्तन जो है सरकार के आदेश को जो है, सरकार के आरक्षण सूची को जो है वो कोर्ट ने आज रद्द किया है और उन सीटों को अब सामान्य घोषित कर दिया है। जी प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज अपना आदेश सुना दिया है और नगर विकास विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था ओबीसी आरक्षण को लेकर, उसको हाईकोर्ट ने रद्द किया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटीशन मंजूर कर ली है। इसके मुताबिक हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएं। तो निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का लखनऊ बेंच का आज आदेश आ गया है और तत्काल चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। ओबीसी आरक्षण मामले में जो याचिकाकर्ता की पिटीशन थी उसको मंजूर की गई है हाईकोर्ट में। वहीं एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इन्वेस्ट का बेस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इन्वेस्ट का बेस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। विदेशों के बाद अब देश में निवेशकों को लुभा रही है योगी सरकार। जी हां, अब देश के बाद विदेशों में भी निवेशकों को लुभाने की तैयारी में है योगी सरकार। पहली बार उत्तर प्रदेश के विकास और नीतियों की विदेशों में चर्चा हुई है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश देखकर आकर्षित हुए हैं विदेशी निवेशक। जी हां, विदेशी निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित हुए हैं। अपना जो निवेश है वो यहां पर करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर, रोड शो को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बता दें आपको, योगी सरकार की तरफ से विदेशों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो किए जाएंगे, रैलियां निकाली जाएगी यूपी के नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा। उसी को लेकर तैयारियां तेज की गई हैं। देश के 7 शहरों में रोड शो निकालेगी योगी सरकार और निवेश लाएगी। विदेशों से अब तक 7 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव आ चुका है योगी सरकार के पास। 16 देशों, 21 शहरों से निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए तैयार हैं। जी हां,
प्रस्ताव योगी सरकार को भेजे गए हैं निवेश के लिए। 16 देश 21 शहर इसमें शामिल है जो उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए तैयार है। 7 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों से 7 लाख से ज्यादा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रदेश में युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। प्रदेश में करीब 7 लाख से ज्यादा रोजगार के नए मौके खुलेंगे लोगों के लिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर योगी सरकार ने 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 7 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य हासिल कर चुकी है योगी सरकार। प्रदेश में जल्द ही विदेशक जो है जो विदेशी निवेशक हैं वो निवेश के लिए तैयार हैं। योगी सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जल्द ही उन प्रस्तावों पर काम किया जाएगा और इससे प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके खुलेंगे, नए अवसर प्राप्त होंगे। 7 लाख से ज्यादा रोजगार मिलेगा करीब 7 लाख करोड़ के निवेश से। तो योगी सरकार बेस्ट निवेश में बेस्ट इन्वेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है नया उत्तर प्रदेश। देश ही नहीं विदेशों से भी पर जो निवेशक हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए यूपी में आकर्षित हो रहे हैं और योगी सरकार के पास प्रस्ताव भेज रहे हैं। विदेशों के बाद अब देश में भी निवेशकों को लुभाने की तैयारी में है योगी सरकार। जी हां, विदेशों में निवेशकों को काफी ध्यान अपनी तरफ खींचा है। योगी सरकार ने मुलाकात की है, खुद योगी आदित्यनाथ दौरा कर चुके हैं। विदेशों से निवेश लाने के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश की जो विकास और नीतियों की जो चर्चा है वो विदेशों में हुई है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश देखकर आकर्षित हो रहे हैं विदेशी निवेशक और अब देश के जो निवेशक हैं उनको आकर्षित करने की तैयारी में है योगी सरकार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर, रोड शो को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। देश के 7 शहरों में रोड शो निकालने की तैयारी में है योगी सरकार। रोड शो निकाले जाएंगे देश के 7 शहरों में, वहां से निवेश लाने की तैयारी की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही जुड़े हुए हैं। अखंड, इन्वेस्ट का बेस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश और विदेशों के बाद अब देश के जो निवेशक हैं उनको लुभाने की तैयारी में है योगी सरकार। क्या कुछ कार्यक्रम योगी सरकार की तरफ से आयोजित किए जाएंगे इसको लेकर? हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं अखंड। तो इन्वेस्ट का बेस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। विदेशों के बाद अब देश में निवेशकों को लुभाने की तैयारी में है योगी सरकार और ऐसा पहली बार हुआ है जब उत्तर प्रदेश के विकास और नीतियों की चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हुई है। लोगों ने काफी तारीफ की है योगी सरकार की जो नीतियां हैं और जो नीति है उनको लेकर विदेशों में चर्चाएं हुई है, काफी तारीफ मिली है योगी सरकार को और अब इसकी सफलता के बाद विदेशों में निवेश के जो लक्ष्य योगी सरकार ने रखा था उसको हासिल किया है और अब देश में निवेशकों को लुभाने की तैयारी में है योगी सरकार। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अखंड प्रताप शाही जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अखंड, विदेशों के बाद अब देश में निवेशकों को लुभाने की तैयारी में है योगी सरकार। क्या कुछ कार्यक्रम इसको लेकर योगी सरकार की तरफ से किए जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्ट का बेस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है अब उत्तर प्रदेश? देखिए, जो इन्वेस्टर समिट है उसके मद्देनजर योगी सरकार अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। पहले तमाम देशों के अमेरिका, ब्राजील, यूरोप के तमाम देशों में तो उन तमाम जगहों पे साउथ अफ्रीका, इन तमाम जगहों पे निवेश को आकर्षित करने के लिए डेलीगेशन गए हुए थे। तो वो सारे डेलीगेशन लौट के आए हैं और इस डेलीगेशन का जो सबसे बड़ा फायदा जो मिला है उत्तर प्रदेश को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव अब तक यूपी गवर्नमेंट के सामने आ चुके हैं और ये एक बड़ी उपलब्धि है। 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है एमओयू साइन होने का और तब तक अभी इनके कहा जाए कि दूसरा महीना, अभी 1 महीना 10 दिन लगभग बाकी है, तो 10-15 दिन बाकी है, तो तकरीबन 1.5 महीने बाकी रहते ही अगर आप इतने बड़े लक्ष्य को अगर आप साधने में कामयाब हो जाते हैं तो ये योगी सरकार की बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल अखंड, 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा था और 7 लाख हासिल कर चुकी है योगी सरकार और इसी के तहत अब देश के निवेशकों को भी लुभाने की तैयारी है और इसको लेकर रोड शो निकाले जाएंगे योगी सरकार की तरफ से। बताया जा रहा है 7 शहरों में, देश के 7 बड़े शहरों में ये रोड शो निकाले जाएंगे। क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे इस दौरान योगी सरकार के? जी बिल्कुल, क्योंकि विदेशों में भी तमाम जगहों पे रोड शो निकाले गए हैं और उसी के मद्देनजर यूपी का जो माहौल है उस माहौल को
बेहतर बताते हुए तमाम प्रदेशों में, तमाम बड़े शहरों में निकालने की बात हो रही, तो 4 बड़े शहर जिसमें मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु, उन 4 शहरों के अलावा जो शामिल है, ये तो इन सभी बड़े शहरों में रोड शो होने की बात कही जा रही है और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तो अगले महीने से जो यानी जनवरी सेकेंड वीक के बाद अगर माना जाए तो ये रोड शो का सिलसिला शुरू होगा और ये सिलसिला निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि होगी सरकार की नजर में, क्योंकि तमाम जगहों पे जो उत्तर प्रदेश में निवेश का जो माहौल बन रहा है, ये विदेशों से आया हुआ 7 लाख करोड़ रुपए का जो एमओयू जो है, जिनका एमओयू का तकरीबन रास्ता साफ हो चुका है, तो वो अलग है। और उसके अलावा ये 3 लाख करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया है योगी सरकार की तरफ से, और यानी 10 लाख करोड़ का, ये भी हासिल करने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है और इसी को और ज्यादा ऊपर इस अपने लक्ष्य से और ऊपर आंकड़े ले जाने की कोशिश योगी सरकार इस समय करने जा रही है। रोड शो करेगी, जनवरी भर इसके रोड शोज होंगे, तमाम 7 शहरों में रोड शो होने हैं, तो जाहिर सी बात है इसको लेके सरकार अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। तमाम तैयारियां हैं, निवेश के लिए सारे प्रस्ताव हैं, जो सिंगल विंडो सिस्टम है उसको लेकर डिमॉन्स्ट्रेशन है, तो बहुत सारी चीजें एक साथ की जा रही है। अब देखना यह है कि इस रोड शो का कितना फायदा उत्तर प्रदेश को मिलता है, उत्तर प्रदेश सरकार कितना कामयाब होती है। बिल्कुल अखंड अपने लक्ष्य को हासिल करती यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि मात्र 7 करोड़ का लक्ष्य वो हासिल कर चुकी है और अब मात्र 4 या 3 लाख करोड़ का लक्ष्य बचा है, जिसके लिए देश में रोड शो किए जाएंगे। इससे युवाओं को कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 7 लाख करोड़ के निवेश से करीब 7 लाख जो युवा हैं, प्रदेश के जो लोग हैं, उनको रोजगार मिलेंगे। तो रोजगार के कितने नए अवसर उनके लिए सृजित होने वाले हैं? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि रोजगार हमेशा से ही निवेश के साथ उसका चोली दामन का साथ रहा है। तो जिस तरीके से निवेश के प्रस्ताव बढ़े हैं, आए हैं, 7 लाख करोड़ के निवेश की बात हो रही, तो जाहिर सी बात है रोजगार भी उसी के तुलना में बेहतर होंगे, बेहतर ज्यादा। उत्तर प्रदेश एक हब जो बनता जा रहा है निवेश का, उत्तर प्रदेश जो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंडस्ट्रीज का, तमाम अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर का तो हब जो बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश, उस डेस्टिनेशन में आने की वजह से तमाम रोजगार के अवसर मिलते जाएगा और रोजगार के अवसर पे ये माना जा रहा है कि 10 लाख लोगों से ज्यादा को नौकरियां इस निवेश को, अगर ये निवेश जो अब तक हो चुका है, जो एमओयू हो चुका है, उसकी वजह से ही इतना आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है 10 लाख करोड़ का अगर लक्ष्य सामने लिया जाएगा तो 15 लाख के आसपास कम से कम लोगों को रोजगार मिलने की, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अगर कहा जाए तो इतने लोग रोजगार से प्रभावित हैं। बिल्कुल अखंड, योगी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार है जब उत्तर प्रदेश की नीति और विकास की जो चर्चा है वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हुई है, जिसके के चलते जो विदेशी निवेशक हैं वो प्रदेश में विकास के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजे हैं। वहीं एक तरफ तो योगी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, अपनी उपलब्धि का बखान कर रही है। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। कल भी अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि योगी सरकार इतने लाख करोड़ के निवेश की बात कर रही है, लेकिन इससे युवाओं को कुछ नहीं मिलने वाला, इससे किसानों को कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस पर राजनीति कितनी चरम पर है? देखिए, अभी राजनीति कोई बहुत चरम की बात तो नहीं कही जाएगी, क्योंकि इसको लेकर किसी तरीके का कोई विरोध देखने को नहीं मिला है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बयानों के जरूर सामने आने से बात थोड़ी सी अलग तरीके से होती हुई जरूर दिखाई देती है, लेकिन ये विपक्ष का काम है सरकार के तमाम कामकाज में निर्देश निकालना, उनकी उसमें जो आलोचना करना। तो सरकार के इन तमाम प्रयासों पे पहले भी समाजवादी पार्टी हो या और भी जो विपक्षी दल है वो सरकार के सवाल उठाते रहे हैं। तो इस बार भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल सवाल खड़े किए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विरोध के इन तमाम आवाजों के बीच में भी जो काम हो रहा है वो काम भी दिखता है। और उत्तर प्रदेश में अगर ये काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है योगी सरकार को अगर निवेश मिल रहा है तो इससे सीधे सीधे फायदा उत्तर प्रदेश को होने वाला है। ये अलग की बात है कि राजनीति तो हर जगह अपना काम करेगी। तो राजनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो अभी कोई बड़ा विरोध जैसी कोई बात नहीं आई है। हाँ, एक नेताओं के बयान जरूर आते हैं, प्रवक्ताओं के बयान जरूर आते हैं, लेकिन निवेश भी उसी तरीके से अपनी गति से बढ़ रहा है और ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की एक कामयाबी के तौर पर जरूर देखा जा रहा है।
बिल्कुल अखंड, सरकार की ये जो कामयाबी है, ये जो लक्ष्य है, ये धरातल पर कब तक देखने को मिलेंगे? क्योंकि अभी फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होना है। फरवरी में कब तक ये जो निवेश हैं वो धरातल पर दिखेंगे, जिससे जो प्रदेश के लोग हैं, युवा हैं, उनको फायदा होगा? देखिए, कोई भी निवेश होता है तो निवेश से उसके तमाम उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा तो करना ही होगा। जी। फिलहाल अभी जो ये एमओयूज जो होने हैं, जी। एमओयूज के समय का जो समय निर्धारित किया गया है वो इन्वेस्टर समिट के दौरान ही होंगे। जी। देश दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स इस समय लखनऊ का रुख करेंगे और उस समय जब 2 दिनों का ये इन्वेस्टर समिट होगा तो उस इन्वेस्टर समिट में लोगों के जो साइन होंगे, फिर उसके बाद जो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया है और तमाम जो उनको प्रशासनिक और शासनिक स्तर पे जो उनको सुविधाएं उपलब्ध करानी जानी होती है वो उनको मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पेपर से लेके जमीन पे स्ट्रक्चर खड़ा होने तक में कुछ जो टाइम लगता है वो टाइम तो लगेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगले 5 साल का एक खाता जो खींचा गया है योगी सरकार की तरफ से, उसके अंदर ही ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाने की उम्मीद की जा रही है। और बड़े इन्वेस्टमेंट की बात है, क्योंकि छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी। बिल्कुल अखंड की बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इंतजार करना होगा प्रदेश के लोगों को अभी इन इन्वेस्टमेंट के धरातल पर उतरने का। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने इस बार राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरत बताया है, जिसके बाद विवाद छिड़ गया। दरअसल उन्होंने यानी कि खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी एक तरफ योगी की तपस्या की तरह अपने मिशन पर फोकस कर रहे हैं। राहुल गांधी एक सुपर ह्यूमन है, जबकि हम ठंड में ठिठुर रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं। वो हाफ टी शर्ट में बाहर निकल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। वो एक योगी की तरह है जो अपनी तपस्या पूरे ध्यान से कर रहे हैं। खुर्शीद के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हिंदू आस्था का अपमान बताया है। शहजाद पूनावाला ने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया कि सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की है और खुद की तुलना भरत से की है। ये चौंका देने वाली बात है। क्या कुछ सलमान खुर्शीद ने अपने बयान के दौरान कहा, वो आपको सुनवाते हैं। तो खराब लेख लगता है कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है। लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। ऐसा है। आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं, तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है, तो राम जी भी पहुंचेंगे। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं की आस्था पर चोट करने का काम किया है। सलमान खुर्शीद कहते हैं और तुलना करते हैं भगवान श्री राम की राहुल गांधी के साथ। ये वही सलमान खुर्शीद है जो अपने आप की तुलना भरत जी से करते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एक समय पर श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था और हलफनामा दिया था कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है। राम सेतु को तोड़ने की साजिशें रची थी। ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने राम मंदिर पर रोक लगाने के लिए 70 वर्ष तक लटकाया अटकाया भटकाया रखा, भूमि पूजन पर काले कपड़े पहनकर विरोध किए, और आज जो तुलना उन्होंने की है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।